नोट्स को बार बार पढ़ो, सारी चीज़ कवर हो गई है जो जो सिलेबस के अंदर है, हर चीज़ कवर हुई है। क्वेश्चन भी आपको मैंने काफ़ी दिए हैं, लगभग आपको 8 या 9 डीपीपी मिल गई हैं, है ना। देखो अब कुछ 11th के टॉपिक थे। देखो क्लास 12th में 11th का बहुत यूज़ है, तो अभी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरी पढ़ ली। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ होती है, जो भी मैकेनिज्म, जिस रिएक्शन की मैकेनिज्म यूज़ होती है, वो हमने सारी पढ़ ली है ना। अब हम नेक्स्ट जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो हमने 11th में भी पढ़ी है, लेकिन मैं उसे दोबारा फिर आपको कराऊंगा, ठीक है। जो कर चुके हैं वो भी दोबारा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमें 11 से लेकर 12 तक पूरी खत्म करनी है, और मैं उसकी डीपीपी आपको दूंगा साथ साथ, हर टॉपिक की अलग अलग डीपीपी, और कोशिश करूंगा डीपीपी में दुनिया भर के जितनी भी किताबें हैं उनके अच्छे क्वेश्चंस जो सिलेबस के अंदर हैं वो सारे कवर हो जाए, ठीक है। 30, 35, 40, 50, 60 क्वेश्चन की इस तरह डीपीपी आपको मिलती जाएगी, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो छूटनी नहीं चाहिए, चाहे आप 11th में पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ चुके, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो नाम से मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड पर अटैक करेगा, ठीक है। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है आप लिखो। हमें एक तो एरोमेटिसिटी क्या होती है, फिर मैं दोबारा आपको बताऊंगा, कुछ चीजें मैंने क्लास 11th में नहीं बताई थी। एरोमेटिसिटी पहला। सेकंड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, या उससे पहले हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप इन बेंजीन, है ना, कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की किस पोजीशन पे जाएगा जब बेंजीन पर कोई पहले से ग्रुप प्रेजेंट हो। ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो जितनी भी रिएक्शन आएंगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्लास 12th की, वो सारा हम कवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। थर्ड, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप के बाद फिर हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो मैं 11th में पढ़ा चुका हूं, फिर दोबारा और कुछ एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। 4, इसके बाद पढ़ेंगे हम नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। क्लास 11th में कुछ कम एग्जाम्पल किए थे, अब एग्जाम्पल ज्यादा करने वाले हैं इसमें। 5th, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के बाद हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। 6, हेलोजिनेशन के बाद पढ़ेंगे हम सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है यहां से, ठीक है। हमें पता होना चाहिए टाइप क्या होता है। 7, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के बाद पढ़ेंगे हम कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 11th में हमने बुकलेट अच्छे से नहीं की, क्वेश्चन हमें अच्छे नहीं मिले, आपने इस समय डीपीपी दी, इसी वजह से मैं दोबारा करा रहा हूँ, डीपीपी पूरी दूंगा। एक एक क्वेश्चन आपको जो लग रहा है कि आने वाला कई तरह से पूछा जाएगा, और डीपीपी आप अच्छे से करते जाओगे ना बार बार, कोई क्वेश्चन नहीं बचनेगा। 8, कोल्ब्स रिएक्शन के बाद देखो सेलेक्टेड हमें पढ़ना है, सेलेक्टेड चीजें बार बार करनी है जो आना है एग्जाम में, जिस तरह का आना है। ये नहीं कि बहुत सारे हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो मेन आना है वो हमसे हुआ नहीं। मैं वैसे ही डीपीपी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं, जिसमें आपका बोर्ड भी कवर होगा, जेई मेंस, मेडिकल, एडवांस तक कवर हो रहा है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब डीपीपी अगर एक बार कर ली, दोबारा फिर करो टेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, कोल्ब्स रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे रेमर-टीमैन रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12th के बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। रेमर-टीमैन रिएक्शन, TIEMANN।
स्पेलिंग का कोई गारंटी नहीं है सही हो। रेमर टीमैन रिएक्शन। 9 हम पढ़ेंगे एजो कपलिंग रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12 के लिए, बोर्ड के लिए भी। कुछ कह रहे हैं कि सर एनसीईआरटी कराओगे नहीं कराओगे? एनसीईआरटी साथ चल रही है, फिर चैप्टर वाइज हम करेंगे तो आपको पहले से सारी कुछ चीजें पता होंगी एडवांस में। एजो कपलिंग रिएक्शन, और एक एक दो दो दिन लगने हैं बस एनसीईआरटी करने में। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 एजो कपलिंग के बाद गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। 11 है गेटरमैन कोच रिएक्शन। 12 फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है। 13 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है बेटा 13, ठीक है। 13 ऑक्सीडेशन ऑफ, हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, है ना, बेंजीन का, और बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन 13 में। उसके बाद 14 पढ़ेंगे बर्च रिडक्शन। इसी के अंदर बर्च रिडक्शन बेंजीन का भी होता है, आपने ट्रिपल बॉन्ड का पढ़ा था ना, बेंजीन का भी होता है बर्च रिडक्शन, पर ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, नॉट EAS। पर हम बेंजीन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर कोशिश करेंगे यहां पर ही पढ़ने की, है ना। तो ये सारी रिएक्शन जो है अप टू 13, 3 to 13, ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। चलो बाकी नोट करो, आगे पढ़ते हैं। अब देखो एरोमेटिसिटी है क्या, हमने रेजोनेंस पढ़ लिया है। मैं रेजोनेंस की वीडियो भी बना के डाल चुका हूं, जिसने क्लास 11th में नहीं पढ़ा वो देख सकता है। और एसिड बेस कैरेक्टर की आज या कल डाल दूंगा, है ना। पिछले 2 हफ्ते से वादा कर रहा हूं मैं, लेकिन आज या कल एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर और हाइपर कंजुगेशन की वीडियो डालूंगा, क्योंकि आगे यूज होगा, ठीक है। चलो समझ में तो आएगा ही आगे। रेजोनेंस हमने पढ़ा है। अब एरोमेटिसिटी क्या है, देखो एक चीज ध्यान रखना है, जैसे बेंजीन है, सुनो ध्यान से, बेंजीन है, बेंजीन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इससे हम कंपेयर करें बेंजीन को, तो बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ज्यादा होती है इससे। देखो अगर हम बेंजीन की रिएक्शन KMnO4 से कराते हैं, है ना, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, ये बहुत छोटी छोटी बातें डायरेक्ट आती हैं। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 से कराते हैं बेंजीन की रिएक्शन, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 का क्या नाम होता है, बेयर्स रिएजेंट, जानते हो ये क्या होता है, दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो बताओ अगर हम बेंजीन की रिएक्शन कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 से कराएंगे तो क्या बनेगा, बताओ जरा। कुछ नहीं बनेगा, कुछ कह रहे हो कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ ना बनेगा, ठीक है। देखो ये मत सोचना कि तुम्हें आता है, इसमें बहुत सारी चीजें मिलनी है, यानी सबको प्रॉपर ढंग से पढ़ना है, छोटी छोटी चीजें रिवाइज होंगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ नहीं बनेगा। अब देखो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ना कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 से, तो क्या होता, डबल बॉन्ड पर OH लग जाता, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। अगर मैं इसकी कराता तो क्या बन जाता, CH2OH और CH2OH, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। पर बेंजीन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन नहीं देता है, ठीक है। अगर मैं इसकी नॉर्मल कंडीशन पर H2 का एडिशन कराता हूं, चाहे मैं कैटलिस्ट लूं, तो एडिशन नहीं होगा, मुझे हीट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। देखो रेजोनेंस तो इसके अंदर भी है, पर इसकी रिएक्शन होगी H2 से, इसकी रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 से होगी,
लेकिन बेंजीन रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन Br2 से कराता हूं तो नहीं होगी। अगर Br2 से मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं Br2 वाटर से, या मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं Br2 वाटर से, तो क्या हो जाएगा, इसका ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाएगा, है ना। तो ये भी क्या होता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्कलाइन कैमोनोफोर से कराता हूं, जिसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, तो बेयर्स रिएजेंट का बेटा पिंक कलर क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है जो बेंजीन नहीं देता है, जो बेंजीन नहीं देगा। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन ले लेता हूं, देखो तुमने पढ़ी भी है रिएक्शन बेटा इसकी रिएक्शन Br2 से कराता हूं मैं, तो क्या होगा, क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी, है ना, Br और ये क्या हो जाएगा, Br एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन में बेंजीन से करा रहा था तब एडिशन नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी है। इसका कारण भाई रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो इसके अंदर भी है, लेकिन फिर भी ये Br2 वाटर या टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन नहीं देता है। क्लियर है। हां, अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन Br2 और Fe से कराता हूं तब ये रिएक्शन हो जाती है, लेकिन इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रही। कैसे होगी आगे पढ़ेंगे रिएक्शन। ये यहां पर एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इससे रिएक्ट कर रहा था तो इसका रेजोनेंस खत्म हो रहा था, इसमें तो देखो एडिशन हो गया, लेकिन बेंजीन पर Br2 का एडिशन नहीं होता। पर बेंजीन की रिएक्शन Br2 और Fe ले रहा हूं तो ये रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन है EAS, आगे इसको हम अभी पढ़ेंगे क्यों हो रही है, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, ये रिएक्शन बेंजीन क्यों नहीं दे रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किस वजह से है। तो साइंटिस्ट ने बताया कि भाई ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिसिटी की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, ये एरोमेटिसिटी की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। एक हमारे कैक्यूल महाराज थे, कैक्यूल ने क्या कहा कि जैसे ये है, ध्यान देना इसको, कैक्यूल ने बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया था कि ये जो है, ये जो दोनों कंपाउंड है ये अलग अलग होते हैं और क्या होते हैं, इंटर्न कन्वर्टेड होते हैं। पर ये बात इसकी निकली गलत, इनमें एक ही आइसोलेट हो पाता है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का साइन लगेगा नहीं लगेगा, ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगेगा, ये दोनों क्या है, सेम है, रेजोनेंस होती है प्रॉपर, ये दोनों एरोमेटिक हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों कंपाउंड को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। कैक्यूल की बात गलत थी, दे कैन नॉट बी, दे कांट बी आइसोलेटेड। ये दो डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, ये एक ही है, ठीक है, ये कंपाउंड एक ही है। लेकिन ये जो है ClCl, ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है। देखो ध्यान रखना, क्यों है, कैसे हैं, आगे देखेंगे। दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट, है ना, पढ़ गए चक्कर में, ये सेम बता रहा हूं, है ना। इन दोनों को आइसोलेट हम नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ये एक ही कंपाउंड है, ठीक है। कैक्यूल की बात गलत थी कि ये दो कंपाउंड है, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, इसमें इक्विलिब्रियम रहेगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ये दोनों तो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनमें डिलोकलाइजेशन होता है प्रॉपर। इसमें p ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल 6p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है। तो इनमें ये साइन लगाते हैं हम, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये दो कंपाउंड है विच कैन बी इंटर कन्वर्टेबल, पर ये बात क्या थी, गलत थी, दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इनका एक ही कंपाउंड ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पर ये दोनों, ध्यान रखना, आ जाता है क्वेश्चन, ये दोनों जो है ये साइक्लोब्यूटाडाइन, ये अलग हैं, ये सेम नहीं है। इसका मतलब इसमें जो रेजोनेंस हो रही है उस तरह से इसमें नहीं होती, ये डिफरेंट है।
दे आर नॉट सेम, लिख लेना, ये सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। तो बेंजीन बहुत सारी रिएक्शन जो इसको देनी चाहिए थी नहीं देता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है और वो आती है ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ड्यू टू एरोमेटिसिटी। देखो लिखो, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, जो 11th में नहीं बताया था वो कंडीशन भी थोड़ी, वो भी प्रॉब्लम आएंगी। कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी आप जानते हो, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, कंपाउंड मस्ट बी फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल होता है 4n+2π रूल, वेयर n इज 0, 1, 2, 3 इंटीजर, देखो हमने 11th में पढ़ा था। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो कंपाउंड मस्ट बी साइकिल, ये तो नेसेसरी कंडीशन है, ये तो होना ही है। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ये भी जरूरी है। कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, ये भी जरूरी है। कॉन्जुगेटेड का मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, इस तरह से कॉन्जुगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड, ठीक है। अब हम कहते हैं कि कॉन्जुगेशन प्लेनर है, प्लेनर के लिए क्या होना चाहिए, सब में डबल बॉन्ड, लेकिन कहीं कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। एक दो एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। प्लेनर भी ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, डबल बॉन्ड तो होते ही हैं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, ये ध्यान रखोगे। लेकिन ये 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग में नहीं आ सकता, और 6 मेंबर्ड रिंग में भी सिर्फ एक ही है, बेंजाइन, है ना। तो देखो ये कंडीशन प्लेनर है, तो प्लेनर में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और इन सम केसेस ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, क्लियर है। कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल डबल, या लोन पेयर सिंगल डबल, या पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, या निगेटिव चार्ज सिंगल डबल। हकल रूल 4n+2π रूल, n क्या आना चाहिए, 0, 1, 2, 3। तो ये होती है कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। एक टर्म आती है एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी। इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन साइक्लिक, दूसरी कंडीशन प्लेनर, तीसरी कंडीशन कॉन्जुगेटेड, चौथी कंडीशन 4n रूल। n क्या आना चाहिए, 0, 1, 2, 3। यह हम कह सकते हैं जो हकल रूल फॉलो ना करे, 4n+2π रूल, n क्या आ जाए, हाफ आ जाए, ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाए। यह हम कह सकते हैं जो 4n रूल फॉलो करे, वो होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये बेटा कंडीशन एरोमेटिसिटी की हो गई, ये एंटी एरोमेटिसिटी की। क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा स्पीड से कर लेते हैं इसको, है ना। देखो एक चीज, ये कंपाउंड जो है ये साइक्लिक है, ये प्लेनर भी है, पर ये एरोमेटिक नहीं है, साइक्लिक है, देखो साइक्लिक है, ये कंपाउंड प्लेनर है, लेकिन ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। 4n+2π इज इक्वल टू 4π रखोगे आप, ये 2π इलेक्ट्रॉन, ये 2π इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2π इज इक्वल टू 4π रखोगे तो n कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ये हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा, हकल रूल फॉलो ये नहीं कर रहा है, लेकिन 4n π रूल फॉलो कर रहा है ना। n कितना, 4n π इज इक्वल टू क्या रखोगे यहां पर, 4π, तो n कितना आ गया, 1। तो ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, तो जो इन रूल को फॉलो करेंगे वो क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। अब सुनो ध्यान से, देखो अब ये सारा पहले प्रैक्टिकल किया होगा, रिएक्शन करा के देखी होगी बेंजीन की, कि भाई इसके अंदर Br2 से रिएक्शन नहीं हो रही है, एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल कौन से, जो मतलब एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी जो ये कंडीशन फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक आएंगे, ये थ्योरेटिकल बताया। ऐसे ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड देखा होगा। अब ये कंपाउंड है, ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बहुत लो टेम्परेचर पर आइसोलेट होता है ना। अब देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, तो रेजोनेंस इसमें हो रहा होगा,
पर इसमें रेजोनेंस एनर्जी को बढ़ाता है, ये लिख लेना। इसमें इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन दिस रेजोनेंस, होगी ना, उल्टी बात हो रही है। रेजोनेंस इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल करके देखे होंगे कि भाई ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये, और ये लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर रहा है, या ये रिएक्ट फास्ट कर रहा है, ये डाइमराइज जल्दी हो रहा है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। अब ये क्या हो जाता है, ये दो मिलेंगे आपस में डाइमराइज हो जाएंगे। अब डाइमराइज क्यों हो रहे हैं बेटा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। इसका मतलब इसमें जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस इसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जो ओवरलैपिंग है वो प्रॉपर नहीं है ना। अब देख के पता नहीं चलता, ये किससे मालूम चलता है, MOT से मालूम चलता है, MOT से, ठीक है। अब MOT तो इसके लिए हम पढ़ेंगे नहीं, MOT इसके लिए हम नहीं पढ़ेंगे। ध्यान रखना है आपको कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। जो लोएस्ट एनर्जी वाले नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख लो आप, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ये क्या होंगे, जल्दी डाइमराइज होंगे या किसी से जल्दी रिएक्ट करेंगे। सुनना ध्यान से, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे कौन से एरोमेटिक है कौन से नॉन एरोमेटिक है। पर रियल में जानने के लिए, इनका सही रीजन जानने के लिए कि भाई एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल क्यों है, भाई साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, लेकिन फिर भी क्या है, कम स्टेबल है। एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो इनका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट ने, जो हमें नहीं करना है। हमारे सिलेबस में इनका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं है। बस आप क्या करोगे, बस कंडीशन ध्यान रखोगे। क्या कंडीशन है, तीनों की पहली कंडीशन सेम, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड। पर एरोमेटिक कौन सा फॉलो करता है, 4n+2π रूल। एंटी एरोमेटिक कौन सा फॉलो करता है, 4n+4n रूल, है ना। या कह सकते हो कि हकल रूल फॉलो नहीं करता है। अब एक चीज और ध्यान रखोगे कि जो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, सुनो बेटा ध्यान से, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या होगा, वेरी अनस्टेबल। लिखते जाना साथ साथ, ये बहुत अनस्टेबल है। तो बहुत अनस्टेबल हो तो क्या करता है, अगर मान लिया इसकी रिएक्शन मैंने K से करा दी, K से करा दी, तो क्या करेगा, K से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेते ही अपने आप को एरोमेटिक में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये कंपाउंड क्या था, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल कंपाउंड है। K से रिएक्ट करेगा तो K क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना बेटा, तो क्या कर रहा है, रिड्यूस। K को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। तो ये डाइमराइज हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। कौन, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया एरोमेटिक। कैसे बन गया एरोमेटिक, साइक्लिक है, प्लेनर है, हकल रूल फॉलो करेगा। देखो ध्यान रखो, ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज मतलब 2π इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो गया, 2π इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, 2π इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 6 कितना हो गया, 6π इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2π = 6π, n कितना आ गया, 1। तो ये एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा। देखो इनडायरेक्टली रिएक्शन पूछी जाती है। अगर मैं इसकी रिएक्शन, सुनो ध्यान से, Fe+2 से करा दूं, देखो एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है तो बहुत रिएक्टिव होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो Fe+2 से ये Fe+3 कन्वर्ट होगा, Fe+2 से ये, सॉरी Fe+3, तो Fe+3 से क्या आएगा, ये Fe+2 में आएगा। तो यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, ये प्लस और प्लस। देखो ध्यान से, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, खुद किस में कन्वर्ट हुआ, Fe+2 में कन्वर्ट हुआ, है ना। इसने क्या कर लिया, इससे इलेक्ट्रॉन लिया, और ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, ये लेने के लिए तैयार है, ये देने के लिए तैयार है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लिया, Fe+2 बन गया, और ये क्या बन गया, एरोमेटिक।
एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, साइक्लिक है ये, प्लेनर है ये, कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, ये पॉजिटिव चार्ज घूमेगा। देखो एरोमेटिक है तो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को कम करेगा। अगर एंटी एरोमेटिक है, ध्यान रखना, एंटी एरोमेटिक है तो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को बढ़ाएगा। हमेशा ये नहीं कि रेजोनेंस जो है स्टेबिलिटी को बढ़ाता ही है। अब ये तो एरोमेटिक है, ठीक है, तो इसमें आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, उससे क्या होगा, चार्ज का डिस्पर्शन होगा, तो बोलेंगे कि एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पॉजिटिव को काउंट नहीं करोगे, सिर्फ किसको, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखोगे 4n + 2 पाई = 2 पाई, n कितना आ गया 0, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक, ये क्या है एंटी एरोमेटिक। दूसरा अभी बताया आपको, ये डायमराइज कर सकता है, डायमराइज करेगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं, एरोमेटिक, फिर कौन होते हैं, नॉन एरोमेटिक, फिर क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, इसको नोट करो, एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, इसको नोट करो, लिखो। देखो कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे एरोमेटिसिटी को जानने के लिए, बेंजीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को जानने के लिए, हाइड्रोजन से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखी थी, बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन काफी कम आई बाकी और के कंपैरिजन में। अब कुछ एग्जाम्पल बताओ, है ना, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, जैसे ये कंपाउंड है, ये एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक, पहला ये आपको बताना है। सेकंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, सेकंड। थर्ड फोर्थ, फाइव, चलो इतनी अभी, कौन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक। 1 मिनट का समय देता हूं, जल्दी बनाओ, बताओ। पहले पढ़ चुके हो आप लोग, अभी और काफी सारे एग्जाम्पल मुझे कराने हैं इसमें आपको। 1 3 5 एरोमेटिक, ओके एरोमेटिक। देखो पहला वाला बेटा एरोमेटिक, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना, ये जो एग्जिस्ट करता है ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, पोलर फॉर्म में, ऐसे माइनस प्लस। इसका जो डाइपोल मोमेंट आता है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा आता है, जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट होता है वो इसका ज्यादा होता है थ्योरेटिकल से। देखो हम इसकी वजह से मान रहे हैं कि इसकी बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है भाई, पोलर इसकी वजह से तो है डाइपोल मोमेंट, पर ये डबल बॉन्ड नहीं, ज्यादातर परसेंटेज में सिंगल बॉन्ड में रहता है, क्योंकि एरोमेटिक बन गया है। देखो तो इसको एरोमेटिक ही बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसी परसेंटेज में मिलता है। अगर ये आपको बोल दिया ये आगे क्या होगा तो बोलोगे एरोमेटिक ही है, समझे। इनको क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं, QUASI, ठीक है। ये भी दे रखा है एरोमेटिक है, क्योंकि ये इसी फॉर्म में मिलना है आपको। प्लस आते क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। डाइपोल मोमेंट जो आता है लिख लेना, इसका जो म्यू ऑब्जर्व्ड होता है म्यू कैलकुलेटेड से ज्यादा, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट ज्यादा, ड्यू टू दिस, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होगी, ध्यान रखो, इसकी जो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड एनर्जी है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ, वो ज्यादा आएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं रहने का, ये मैक्सिमम इसमें ही मिलेगा, इसकी परसेंटेज इसमें ज्यादा मिलेगी, है ना। पर इसमें क्या होगा, ये इसी में मिलेगा। आपने बॉन्ड तोड़ दिया, पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक, तो ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ये एरोमेटिक है, ये भी इसी फॉर्म में ज्यादा मिलेगा। देखो सुनो ध्यान से, ये O-+, देखो साइक्लिक है ना, कॉन्जुगेटेड है, हकल रूल फॉलो कर रहा है, 2 4 6। हकल रूल में सिर्फ हम साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ही देखते हैं, 2 4 6, तो 4n + 2 पाई = 6 पाई, n कितना आ गया 1, एरोमेटिक है। तो इसका भी जो डाइपोल मोमेंट होगा बेटा, म्यू ऑब्जर्व्ड, ये म्यू कैलकुलेटेड से ज्यादा आएगा, म्यू ऑब्जर्व्ड
म्यू कैलकुलेटेड से जो एक्चुअल है, एक्सपेरिमेंटल है, वो ज्यादा आया भाई, तभी तो साइंटिस्ट ने बताया कि वो इस फॉर्म में मिलेगा। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, इस फॉर्म आएगा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, ज्यादा आ गया। अगर कंपेयर कर ले कि भैया सेकंड और थर्ड में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, तो किसका ज्यादा आएगा, थर्ड का ज्यादा आएगा, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। नीचे वाला ये क्या होगा बेटा, एंटी एरोमेटिक, सबने सही बताया। इसमें माइनस चार्ज, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, रेडिकल होगा तब नहीं होगा एरोमेटिक अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन लगा दूं, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ये, तो 2 4 6 क्या हो गया, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्बन आयन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन आयन है। आपने कई बार देखा होगा कि ये पूछ लिया होगा, बताओ भैया इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, तो क्या होगा, H तुरंत निकलता है, निकलते क्या बन जाता है, एरोमेटिक बन जाता है, इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा होगा, कभी सबसे ज्यादा लिख दो। तो ऐसे बेटा कुछ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं पायरोल, लिख लो जरा साथ साथ मेरे, है ना, इसका नाम होता है पायरोल। और ये होता है बेटा फ्यूरान, और ये होता है थायोफीन, थायोफीन, ठीक है, ये होगा फ्यूरान, साथ साथ मेरे लर्न भी करते जाना, समझते जाना। और ये होता है थायोफीन, थायोफीन, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, ये सारे क्या हैं, सब एरोमेटिक है। देखो लोन पेयर जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मैंने आपको बता रखा है क्लास 11th में। इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सारे sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे लगता है कि sp3 होगी, पर sp3 नहीं होती, क्योंकि इसका लोन पेयर कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में। जिसमें 2 लोन पेयर हो तो एक रेजोनेंस में जाएगा और एक हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, इसमें भी एक रेजोनेंस में और एक हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। इसमें सारे एरोमेटिक हो गए बेटा, 2 4 6 2 4 6 2 4 6 सारे एरोमेटिक हो गए। ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, पर रेजोनेंस एनर्जी जो ज्यादा होती है वो होती है थायोफीन की। किसकी, इसको ए लिख देता हूं मैं, इसको बी, इसको सी, सी की, इसके बाद होती है ए की, इसके बाद होती है बी की, ये ध्यान रखना। रेजोनेंस एनर्जी CAB, तो पहले तो एक्सपेरिमेंटली देखा होगा, रिएक्शन करा के देखी होगी कि भाई ये ज्यादा स्टेबल आया, इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा तो मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। हाइड्रोजन ऐड करा के देख लेते हैं, Br2 ऐड करा के देख लेते हैं, ठीक है, और भी कोई रिएक्शन हो सकती है। तो रेजोनेंस एनर्जी C की, फिर A की, फिर B की ज्यादा आई। अब इसको ऐसे देख सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। एक तो ये तरीका है ना, जबरदस्ती याद करने के लिए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आसानी से रेजोनेंस हो जाएगा, तो इसलिए C की ज्यादा हो गई। इन दोनों में N की कम है, वैसे तीनों में सबसे कम इसी की है। लेकिन जो सही रीजन होता है बेटा, इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कम होता है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग प्योर पी ऑर्बिटल में हो रही है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ठीक है, s कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो यहां कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कम है, ठीक है। ध्यान रखो, आप किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ये रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर है CAB, ठीक है। अब आप ये और बताओ मुझे एक और एग्जांपल, पहले बताना एरोमेटिक होगा नहीं होगा। ये बेंजीन, ये हो गया आपका नेप्थलीन, ये हो गया एंथ्रासीन, ये हो गया फिनेंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन है ना, ABCD है ना, नोट करो। बेंजीन, बेंजीन, ये हो गया नेप्थलीन, नेप्थलीन, ये हो गया एंथ्रासीन, ये हो गया फिनेंथ्रासीन, 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 ठीक है। बेंजीन,
नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फ्रेंथ्रासीन। आप बताओ ये सारे एरोमेटिक हैं या नहीं है? देखो एरोमेटिक हैं सारे, है ना, सबने कर लिया होगा एरोमेटिक है भाई। हकल रूल फॉलो कर रहा है। 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, है ना। एन कितना आएगा? 1 आएगा। 4n प्लस 2 पाई इज इक्व टू 6 पाई। एन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये है 2 4 6 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी हकल रूल फॉलो होगा, प्लेनर भी है। एंथ्रासीन 3 है, अच्छा गलत बना दिया मैंने। एंथ्रासीन क्या होगा? 3 बेंजीन रिंग है, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये भी एरोमेटिक होगा, हकल रूल फॉलो कर रहा है। ये फ्रेंथ्रासीन 2 4 6 8 10 12 14 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भी, ठीक है। आपको बतानी है रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, पर बेंजीन रिंग ABCD में। बताओ आंसर कैलकुलेट करके बताओ। रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग किस में ज्यादा होगी? A में, B में, C में, D में? देखो ये दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको। सबसे ज्यादा A, फिर B, फिर C, B, D, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओगे ना? गुड, वेरी गुड, सबने ठीक बताया। देखो सबसे ज्यादा जो रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग होगी बेटा A में। अब इसका रीजन देख लो, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है एक बेंजीन में, यहाँ दोनों बेंजीन में कितने हैं? 10 पाई। तो पर बेंजीन कितना आएगा? 5 पाई पर बेंजीन, ठीक है। इसमें टोटल कितने हैं? 14 पाई। पर बेंजीन कितना आएगा? 14/3। इसमें कितना आएगा पर बेंजीन रिंग? 14/3। देखो जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा। यहाँ पर बेंजीन रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बेंजीन रिंग 5 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर बेंजीन रिंग कितना आएगा? 4.6 के लगभग आएगा, है ना, कम आएगा। तो पर बेंजीन रिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं। अब आंसर आपने बता दिया A सबसे ज्यादा, फिर B, फिर C, फिर D। अब C और D में क्या है? चलो A B C में मालूम चल रहा है कि A में भैया 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, B में पर बेंजीन रिंग 5 पाई है, C में पर बेंजीन रिंग 14/3, D में भी 14/3। अब एक चीज ध्यान रखो बेटा, देखो ध्यान से, यहां पर ये बेंजीन देखो, ये दिखाई दे रही होगी आपको, इन्हें मत देखो, ये बेंजीन दिखाई दे रही है। अब ये भी बेंजीन दिखाई दे रही है आपको, इसे मत देखो, इसे हटाओ, है ना। ये बॉन्ड देखो, ये बेंजीन दिखाई दे रही है, पर ये वाली बेंजीन नहीं बन पा रही, डबल सिंगल ये बेंजीन नहीं बन पा रही है ना। लेकिन यहां तीनों बन रही हैं। इसे हटाओ, ये बेंजीन बन गई, इनको हटाओ दोनों को, ये बेंजीन बन गई, इसे हटाओ दोनों को, ये बेंजीन, तीनों बेंजीन बन रही है, ठीक है। तीनों में बेंजीन का लुक आ रहा है। तो इसलिए रेजोनेंस एनर्जी एंथ्रासीन और फ्रेंथ्रासीन में किसकी ज्यादा होगी? डी की। तो आंसर क्या आ गया? डी, फिर आ गया सी। आई बात समझ में? यस और नो लिखो। सी और डी क्लियर हुआ? नो, कुछ नो बोल रहे हैं। चलो एक बार बताए तो देख भाई, अब मैं ये तो कहूंगा नहीं, मन की आंखों से देखो, ठीक है। देखो इसको छिपाओ, ये बेंजीन बन रही है, डबल सिंगल डबल। अब इस दोनों को छिपाओ तो डबल सिंगल डबल, इसको हटाओ, देखो अब इसको करोगे तो ये बेंजीन नहीं बन पा रही है ना, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो ही बेंजीन बन रही है, पर यहाँ तीनों बन रही है। देखो ये, इसको करोगे तो ये, देखो इसको हटाओगे तो ये, तीनों बन रही है। इसलिए ए बी डी सी, ये रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन नहीं। नोट करो, देखो जैसे ये है, नोट करो मेरे साथ साथ, है ना। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लो ब्यूटा डाइइन, है ना, नाम लिखो इसका। ये है बेंजीन, जानते ही हो इसको तो, ठीक है। फिर हमने ले लिया ये 8 मेंबर रिंग, ठीक है। फिर हमने इससे बड़ा ले लिया ये,
ये देखो, इसको बोलेंगे बेटे 4 एनुलीन, 4 ANNU 4 एनुलीन। इसको बोलेंगे 6 एनुलीन, इसको बोलेंगे 10 एनुलीन। 10 1 2 3 4 5 6 8 8 एनुलीन। इसको बोलेंगे 10 एनुलीन, 10 एनुलीन। इसमें आपको बताना है कि मैं अगर इसका ये स्ट्रक्चर बना दूं, ये पहला वाला, ये दोनों सेम होंगे डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसमें मैं बना रहा हूं स्ट्रक्चर, आपको बताना है कौन सिमिलर होंगे। इसमें ये दोनों, ठीक है। इसके अंदर अब देखो, इन दोनों में मैंने पहले भी बताया ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। अगर मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाया तो ये गलत है, ठीक है। ये फेलियर ऑफ द रेजोनेंस पिक्चर है, ये फेलियर है। जो रेजोनेंस पिक्चर हम बनाते हैं उसका क्या है, फेलियर ऑफ रेजोनेंस पिक्चर। यहां तो चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं अभी, दोनों क्या हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों क्या है, सेम है। ऐसे अगर मैं इसका बना दूं, इसका अगर मैं बनाऊं इस तरह से, तो ये फेलियर है रेजोनेटिंग पिक्चर्स के, जो हम पिक्चर बनाते हैं उनके, ये फेलियर है। ये दोनों सेम नहीं होंगे, दे आर डिफरेंट, ठीक है। ये 8 एनुलीन है, ये 10 एनुलीन है। ध्यान से सुनना, 11वीं में थोड़ा इतना डिटेल में नहीं बताया था। तो ये फेलियर ऑफ रेजोनेंस पिक्चर लिख लो, फेलियर ऑफ रेजोनेंस पिक्चर। ये पूछा था कौन सा है रेजोनेंस पिक्चर का फेलियर, ये दोनों सेम नहीं बोलोगे इसको, मतलब दोनों सेम तो खैर ठीक है, मैंने CL या CL लगाना चाहिए था मुझे। तो ये हम रेजोनेंस बना रहे हैं, पर इसमें रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बढ़ती है, और ये एक्सप्लेन कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ठीक है। ये क्या कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये जानते ही हो आप। और ये जो 8 एनुलीन है, देखो ये फ्लेक्सिबल है, ध्यान रखना, ये वेरी अनस्टेबल, इट इज वेरी अनस्टेबल। पर ये इतना अनस्टेबल नहीं होता 8 एनुलीन, क्योंकि ये प्लेनर नहीं रह पाता, ये फ्लेक्सिबल है, अपने आप को नॉन प्लेनर बना लेता है, नॉन प्लेनर बना लेता है टब शेप में। याद करो क्लास 11वीं में हमने ये पढ़ा हुआ है, ये टब शेप में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, ठीक है। और रेजोनेंस भी कम हो जाती है इसके अंदर, और कुछ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते होंगे जो हम MOT से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। देखो यहां ये प्लेनर भी है, सब कुछ है, लेकिन हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है ना। यहां पर ये क्या करता है, ये प्लेनर नहीं रह पाता, ये फ्लेक्सिबल है, अपनी प्लेनरिटी को लूज करके स्टेबल कर लेता है। एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक बन जाता है। ये नॉट प्लेनर है, नॉट प्लेनर है, ठीक है। ये नॉट प्लेनर है, इसके p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं होंगे। इसमें जिस तरह से एरोमेटिक में रेजोनेंस हो जाती है वैसी नहीं होती होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये 8 एनुलीन है, इट इज नॉन एरोमेटिक। अगर ये भी दिया है आपको, नॉन एरोमेटिक बोलोगे क्योंकि इस फॉर्म में रहेगा ही नहीं। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये टब शेप में, TUB टब शेप में करेगा। और क्या होगा बेटा, नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर, ये नॉट प्लेनर होगा, इसमें क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, इट इज ए नॉन एरोमेटिक। अब देखो ये कंपाउंड है, ये ध्यान देना, ये 10 एनुलीन है, 2 4 6 8 10। देखा जाए तो ये हकल रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक क्यों नहीं है, ये जो 2 ट्रांस बने हैं ना, इनमें ये हाइड्रोजन इस तरह से आ जाता है, तो हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से ये प्लेनर नहीं रहता है, नॉट प्लेनर। और नॉट प्लेनर होगा तो क्या लिखोगे इसको, नॉन
एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, लिखो ध्यान से, नॉन एरोमेटिक, इनको एनोलीन बोला जाता है, 10 एनोलीन। ठीक है, ये हम ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसे रेजोनेंस नहीं करा सकते, ठीक है, ये भी नहीं। हाँ, एक चीज ध्यान रखो इसमें बेटा, नोट कर लिया होगा आपने, ये क्या हो गया, इन हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से ये प्लेनर नहीं रहा, तो क्या बन गया ये नॉन एरोमेटिक बन गया। ठीक है, एरोमेटिक नहीं हुआ, अकल रूल तो फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या है कि रिपल्शन की वजह से ये प्लेनर नहीं रहता। अगर मैं ये हाइड्रोजन हटा दूं, हटा के मैं बॉन्ड लगा देता हूं, तो ये एरोमेटिक बन जाता है। बॉन्ड लगने से क्या आएगा, अब ये प्लेनरिटी को गेन कर लेगा, इट विल बिकम एरोमेटिक। ठीक है, आगे लिखो। तो कुछ जो रीजन है, जैसे एंटी एरोमेटिक जो है वो अनस्टेबल क्यों है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, उसके लिए मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आपको भी ध्यान ही रखना है कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या होता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग में आ जाते हैं, जिससे स्टेबिलिटी कम हो जाती है। पूछना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि इसका सिलेबस में नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो आप जो मैंने रूल लिखा है ना, रूल ही आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल आप देखो। अच्छा, जैसे ये है, देखो ये और ये ए और बी कौन स्टेबल होगा। अब जैसे हमने ये खोल लिया, ये ए पहला वाला, दूसरा, और ये तो देखो इसमें रिंग क्लोज्ड है, तो ये बहुत कम स्टेबल है, क्योंकि क्या बन गया ये एंटी एरोमेटिक। और ये क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक, इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस इसमें भी दिखाई दे रही है आपको, पर इसमें रेजोनेंस क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को बढ़ाएगी। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं हम। ये एंटी एरोमेटिक है, ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्लोज्ड है, तो ये ज्यादा एरोमेटिक, ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि क्या बन गया ये एरोमेटिक। ये ओपन है तो इससे कम स्टेबल है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो रहा होगा। इसमें स्टेबिलिटी ए की बी से ज्यादा, इसमें स्टेबिलिटी बी की ए से ज्यादा होगी, है ना, ध्यान रखो। देखो जैसे बेटा 14 एनोलीन होता है, थोड़ा सा वैसे ये कभी पूछा नहीं गया है, 14 एनोलीन है, 14 एनोलीन और 18 एनोलीन, 14 एनोलीन और 18 एनोलीन, ये अपने आप को प्लेनर कर लेते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है, इनके कन्फॉर्मर्स प्लेनर हो जाते हैं। जो कन्फॉर्मर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो इसके कुछ कन्फॉर्मर होंगे जो प्लेनर होंगे। तो 14 एनोलीन के कुछ कन्फॉर्मर दे बिकम प्लेनर, तो एरोमेटिक हो जाते हैं। ऐसे ही 18 एनोलीन, इनका स्ट्रक्चर बना के देखो, 14 एनोलीन और 18 एनोलीन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एनोलीन बन गया है। हमें बनाना है, चलो 16 में ही देखो, 14 एनोलीन बनाना है, इसको ये कर दो, ये कर दो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 10 11 12 13, कितने काम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एनोलीन। चलो 14 एनोलीन। अभी देखो ये एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, क्या होगा, ये 14 एनोलीन है, यहाँ का रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, तो 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 14 पाई, तो 4n इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 पाई। ठीक है, तो n कितना आ गया, 3। तो बेटा 14 एनोलीन ये अपने आप को प्लेनर कर लेगा, इट बिकम एरोमेटिक। कुछ कन्फॉर्मर इसके एरोमेटिक पाए जाएंगे।
ठीक है, एक बात देखो ध्यान से, मैंने सही किया क्या कैलकुलेशन देखो। हाँ, एरोमेटिक होगा 14 एनुलिन, ठीक है, 14 ही बन रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो ये एरोमेटिक है बेटा, समझो ध्यान से। ये प्लेनर कन्फॉर्मर है, ठीक है, हकल-लूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर रिपल्सन नहीं है कि नॉट प्लेनर बन जाए, ये अपने आप को प्लेनर कर पा रहा है, तो आउटर कंजुगेशन इसके अंदर हमने देख ली, इट विल बिकम एरोमेटिक। ऐसे ही बन जाता है 18 एनुलिन, ये बनाओगे अपने आप 18 एनुलिन। 16 एनुलिन, 16 एनुलिन, ये बन जाता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। 16 एनुलिन, इट विल बिकम नॉन एरोमेटिक, ठीक है। नॉन एरोमेटिक कैसे बन जाता होगा ये, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, प्लेनरिटी लूज कर देता है, तो एंटी एरोमेटिक नहीं रहता, क्या बन जाता है नॉन एरोमेटिक, इसलिए एग्जिस्ट करेगा 16 एनुलिन। अब ये मैंने एनुलिन 11th में नहीं बताया था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस और नो बताओ, नहीं तो फिर कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा मैं। एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो जैसे बेटा 14 एनुलिन है, ये है, ठीक है। 14 एनुलिन मतलब 4 कार्बन है और ये कंजुगेटेड है, और ये हकल-लूल फॉलो कर रहा है। आउटर कंजुगेशन हमने इसका देख लिया, ये इसका प्लेनर कन्फॉर्मर है, इट इज अ प्लेनर कन्फॉर्मर। तो 14 एनुलिन हो चाहे 18 एनुलिन हो, ठीक है, इसका भी कोई ऐसा कन्फॉर्मर होगा जो प्लेनर बन जाएगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है। जैसे 16 एनुलिन है, तो 16 एनुलिन आप करोगे तो 16 एनुलिन में जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब देखो इसमें कितने आए थे, 2 4 6 8 10 12 पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये गड़बड़ कर दिया मैंने ना, ये इधर आया, ये इधर, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 14, तो ये हकल-लूल फॉलो कर रहा था। 16 वाला जो होगा ये हकल-लूल फॉलो नहीं करेगा, तो ऐसा लगता है कि ये भाई एंटी एरोमेटिक होगा, पर इसके कन्फॉर्मर कुछ अपने आप ही ऐसे बन जाएंगे स्टेबल होने के लिए, जो प्लेनर नहीं होंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबल है। इसलिए जो 16 एनुलिन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। अगर ये है, ये क्या है 4 एनुलिन है, अब देखो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये तो प्लेनर ही रहेगा, ये अपना दूसरा कन्फॉर्मर बना ही नहीं सकता जो नॉट प्लेनर हो जाए, इसलिए क्या रहेगा ये एंटी एरोमेटिक रहेगा। तो जिनमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, 14 एनुलिन हो गया, 18 एनुलिन हो गया, 16 एनुलिन हो गया, तो ये अपने हिसाब से प्लेनर हो जाते हैं और अपने हिसाब से नॉन प्लेनर हो जाते हैं। अगर 16 एनुलिन है तो क्या होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, तो क्या करेगा ये प्लेनरिटी लूज कर लेगा, ऐसा कन्फॉर्मर बना लेगा जो प्लेनर नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब ये है, ये हकल-लूल फॉलो कर रहा है, तो ये कुछ ऐसे कन्फॉर्मर बना लेगा जिसमें प्लेनरिटी आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा ये एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, यस और नो। चलो अगर नहीं भी हुआ है, वैसे तो हो गया क्लियर, नहीं भी हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एनुलिन आईआईटी मेडिकल के सिलेबस में नहीं है, पर केवीपीवाई में आ सकता है, ठीक है। तो ये बेटा था एरोमेटिसिटी, ठीक है। क्लास 11th में कुछ चीजें नहीं बताई थी, उस समय आप छोटे थे, थोड़े बड़े हो गए हो तो अब चीजें समझ में आ जाएंगी। इसकी मैं डीपीपी दूंगा बना के बढ़िया सी, जिसमें आपको किताबों में भी इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और जो सिलेबस वाले हैं वही दूंगा, इसलिए अच्छे से करना, ठीक है। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल बताओ, ये बताओ, ये पायरिडीन है, क्या ये एरोमेटिक होगा? पहला, इसको बोलते हैं पायरिडीन। जिनके नाम की जरूरत है उन्हें लिखना जरूरी है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर किसी भी एटम पर डबल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो बस रेजोनेंस में यही पार्टिसिपेट करेगा ना। 2 4 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया ये? एरोमेटिक बन गया। और देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है
आईआईटी में पूछा गया है, ये आपको बताना है। फर्स्ट एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक, बताओ जरा ऑप्शन लिखो। इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। चलो बिल्कुल सबने सही होता है एरोमेटिक। देखो ध्यान रखना, हमें सिर्फ इसको देखना है। अगर किसी में एक ही बेंजीन रिंग है, इससे मतलब नहीं, इसे काउंट नहीं करोगे। या ये होता, देखो या ये होता, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, इसे काउंट नहीं करना। अगर एक बेंजीन आ रहा है, ये बस एरोमेटिक आ गया, एरोमा आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी, हकल्लुल फॉलो करेगा, इसे देखना, इससे मतलब नहीं। अगर ये भी आ गया बेटा, ये है CH3, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसे देखना है। तो क्या हो गया एरोमेटिक। इस डबल बॉन्ड को नहीं देखना। 2 4 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हकल्लुल फॉलो कर रहा है, क्या हो गया ये एरोमेटिक हो गया। अगर ये भी दे दिया, ये आ गया, तो इससे मतलब नहीं है यार, ये बेंजीन रिंग तो है ना एक, तो पूरा कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक। इस बेंजीन की वजह से एरोमा आएगी, इस बेंजीन की वजह से ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, एरोमेटिक बोलोगे इसको, ठीक है। नोट करो। देखो जैसे जैसे रेजोनेंस एनर्जी कम होती है, ये ध्यान रखना, सुनो ध्यान से, जैसे जैसे रेजोनेंस एनर्जी कम होती है, जैसे ये है, ये नेफ्थलीन, ये एंथ्रासीन, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन बढ़ती जाती है। रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग कम होगी तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बढ़ता जाता है, ये ध्यान रखोगे। अगर पूछे कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स Br2, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स Br2, तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग कम हो रही है। नोट कर लो इसको, रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग कम होती जा रही है। तो ये एरोमेटिसिटी के आपके कुछ क्वेश्चन थे, बाकी मैं आपको, अच्छा चलो एक दो बताओ। ये एजुलीन है, एजुलीन लिखो, एजुलीन, एजुलीन ये बड़ा कॉमन सा है इसलिए लिखा रहा हूं इसको ना, एजुलीन। अब इसमें डबल बॉन्ड लगा लो साथ साथ, 1 2 3 4 5 6 7, ये आप लगाओ डबल बॉन्ड इस तरह से, ये यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इधर लगा दो, एक इधर और एक इधर, ठीक है। ये है एजुलीन। इसका भी डाइपोल मोमेंट जो होता है बेटा, वो डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ज्यादा आता है इसका, क्योंकि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो ये इधर आपको माइनस, यहाँ ये ऐसा रखो, ये डबल डबल, यहाँ माइनस और इधर प्लस। जब इसका यहाँ पर आप रेजोनेंस करा दोगे तो ये ऐसे आ सकता है, यहाँ माइनस, ठीक है। तो ये रिंग भी देखो एरोमेटिक हो गई और ये वाली रिंग भी एरोमेटिक हो गई, प्लस चार्ज सिंगल डबल, ठीक है। या इसका ये ले सकते हो आप। तो क्या होता है कि एरोमेटिक, दोनों रिंग एरोमेटिक बनने के लिए ये पोलर हो जाता है ना, देखने में ऐसा लग रहा है नॉन पोलर है, लेकिन एरोमेटिक बनने के लिए क्या हो जाता है, पोलर। इस वाली पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इट विल बिकम पोलर, पोलर। तो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा इस वाले कंपाउंड का, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, किससे, थ्योरेटिकल से, ठीक है। एक बार इसको देखना, बाकी कल इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।